नमस्कार, मैं हूँ रचना श्रीवास्तव। सी टाइम्स में आप सभी का एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है। आज हमारे स्टूडियो में मौजूद हैं डॉक्टर सुब्रता शर्मा जी, जो कि एसोसिएट प्रोफेसर हैं जवाहरलाल नेहरू कृषि विश्वविद्यालय में। साथ ही सीड टेक्नोलॉजी में 25 साल का कार्य का अनुभव है इनके पास, और इसके साथ ही एग्रो फॉरेस्ट्री में भी 10 साल का एक्सपीरियंस है। तो आइए बातचीत का सिलसिला शुरू करते हैं। बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे स्टूडियो में। नमस्कार जी। मेरा पहला सवाल आपसे ये है कि बीज प्रौद्योगिकी के विषय में कुछ बताइए हमें। मैं अपने आप को बहुत खुशनसीब समझती हूँ जी। कि मैंने अपने कार्य की शुरुआत ही बीज प्रौद्योगिकी से की, जो कि आज के दिन में दुनिया के सबसे परिपक्व और जीवंत उद्योगों में से एक है और फिलहाल भारत में 9,000 करोड़ के कारोबार के साथ पूरे विश्व में 6वें स्थान पे हैं। ओके। जी। सो दिस इज एन अचीवमेंट फॉर अस। बिल्कुल, बिल्कुल। अब हमें ये बताइए कि उन्नत बीज से आपका क्या आशय है? उन्नत बीज मतलब क्या? उन्नत बीज मतलब ये है कि अच्छी बीज, अगर किसान अच्छी बीज बोएगा जी। तो उसकी फसल अच्छी होगी, उसको आगे भी अच्छे ये मिलेंगे, मतलब बीज मिलेंगे। और इसके लिए हमें कुछ चीजों का ध्यान रखना पड़ता है। उन्नत बीज मतलब वो बीज जिसमें जीवंतता यानी कि वायबिलिटी, जिसमें कि ओज यानी कि सीड विगर, और जिसमें कि सीड जर्मिनेशन, अंकुरण क्षमता, ये सारी चीजें अच्छी हो। अगर बीज अच्छा होगा तो फसल की उपज भी अच्छी मिलेगी। बिल्कुल। और अच्छे। जी, इन चीजों का बताइए। जांच हम करते हैं। ओके। जब हम करते हैं फसल बोने के पहले, जी। और फिर जब फसल कटाई हो जाती है तो बीज भंडारण के पहले भी किसान हमारे पास भेजते हैं और हम जांच करके फिर उनको बोलते हैं ये बीज आपका अच्छा, तो वो अच्छा बीज को अपने अगले सोइंग के लिए रख देते हैं। जी। और उसके बाद हाँ, बाकी जो है वो उसको अनाज के रूप में बेचते सॉरी। हैं। हम्म। अच्छे बीजों की जांच के लिए भी क्या सरकार ने कुछ नियम बनाए हुए हैं? जी हाँ, सरकार ने ही नहीं, सिर्फ अपने यहाँ के सरकार ने, इसके लिए जो नियम तय किए गए हैं वो जी। ग्लोबली बनाए गए हैं, ओके। मतलब अंतरराष्ट्रीय स्तर पे। अच्छा, मतलब सभी देशों में बिल्कुल, माने जाते हैं वो। बिल्कुल पूरे जी। सारे देशों में। जी। और इसका जो हेड ऑफिस है ये है स्विट्जरलैंड में। जी। और वहां पे इंटरनेशनल सीड टेस्टिंग एसोसिएशन ये तय करता है कि किस, वो अपने हिसाब से तय करते हैं कि किस कंट्री को, क्योंकि हर कंट्री में हर एक चीज नहीं होती है उपज, बिल्कुल, तो बिल्कुल। उनके पास वो पूरा रिकॉर्ड रहता है। वो अलग अलग कंट्रीज को अलग अलग काम सौंप देते हैं। फिर जब इंडिया में आता है तो इंडिया में ये दिल्ली में बीज भवन में होता है। फिर बीज भवन से अलग अलग स्टेट में जो इंस्टीट्यूट्स है उसको इसके अंतर्गत AICRP बोलते हैं, ऑल इंडिया कोऑर्डिनेटेड रिसर्च प्रोजेक्ट। ओके। तो ये उस वहां से उन लोग हमें भेजते हैं। अब जैसे कि आप ले लीजिए, गेहूं जो है ये साउथ में नहीं होता जी। पर नॉर्थ में ज्यादा होता है यहाँ पे, तो गेहूं से कुछ उनको शोध करना होगा तो वो इन एरियाज में भेजेंगे। ओके। और ऐसे धान से करना होगा तो सेंट्रल इंडिया और साउथ इंडिया में भेजेंगे। तो वो वहां से तय करके वहां से वो इंस्ट्रक्शंस भेजे जाते हैं। जी, और जी। उसके आधार पे हम शोध करके उनको रिपोर्ट सबमिट करते हैं। जी, मतलब कोई भी अगर रिसर्च करनी है तो बीज भवन आपको जो दिल्ली में है, जी वो आपको इंस्ट्रक्शंस देंगे बिल्कुल उसको बिल्कुल। करने के लिए। जी जी। तो ये सारे जो प्रयोग हैं या रिसर्च आप करते हैं, तो ये लैब में ही किए जाते हैं या कहीं बाहर भी किए जाते हैं? नहीं, सबसे पहले तो हम अपने लैब कुछ लैब एक्सपेरिमेंट्स होते हैं वो लैब में करते हैं। जी। और कुछ अपने जो संस्था है वहाँ के फील्ड में ही करते हैं। जी। फिर जब हमारी जो रिपोर्ट मिलती है, अलग अलग जगह के संस्थाओं को भेजे गए थे, जी। वो रिपोर्ट हम कंपाइल करके उनको भेज देते हैं। ओके। उनमें से जो सकारात्मक रिजल्ट वाले उनको दिखते हैं उसको वो हमें फिर बोलते हैं, क्योंकि ये काम मेनली तो किसानों के लिए हमको करना है। बिल्कुल, तो फिर बिल्कुल। उसको हम क्या करते हैं कि फिर किसान के खेत में जो फील्ड ट्रायल्स है वो FLD के रूप में, फील्ड लेवल डेमोन्स्ट्रेशन के रूप में, किसान के खेत में हम ही जाके डालते हैं ओके। उन्हीं के कंडीशन में। और अगर वो लैब का कुछ ये रहता है तो उनकी जो स्टोरेज एक्सपेरिमेंट्स होते हैं अगर, तो उनके स्टोर में वो उनका जो स्टोर है जो उनके पास है, तो उसमें हम अपना वो ट्रीटमेंट दे करके रखते हैं। अच्छा। फिर वहां से जो रिजल्ट आता है अगर सकारात्मक होता है तो सरकार उसको जारी कर देती है और किसान भी उसको अपना लेते हैं। जी। तो कुछ ऐसी रिसर्च के बारे में हमें बताइए जो किसानों के लिए भी लाभकारी हो और जिसे सरकार ने अप्रूवल दिया हो।
जी हाँ, अब जैसे पहले काफी पहले की बात है, किसान अपने जो बीज है उनको बोरों में रख देता था, जी। या तो एक कमरे में एक कोठी बना करके रख हाँ, देता था। हाँ, हाँ, जी, ठीक है, पर उसमें क्या होता था, जैसे इस समय बहुत बारिश हो रही है जी, तो बीजे नमी सोख लेते थे, और कुछ समय के बाद बीज क्षय होने लगता था, सीड डिटेरियोरेट हो जाता था, खराब होने लगता था। तो हमने उनके स्टोरेज के लिए हमने एचडी कई तरह के पैकिंग मटेरियल पे टेस्ट किए, फिर एचडीपीई बैग्स लाए। अच्छा, तो ये हाई डेंसिटी पॉली इथाइलिन बैग्स बोलते हैं। ये एक टिकाऊ प्लास्टिक सामग्री का बना होता है, जी, और इसके अंदर एक तो नमी से प्रतिरोधी होता है, हाँ जी, हाँ, और दूसरा कीटों से भी प्रतिरोधी होता ओके, है। तो ये दोनों चीजों से जब वो कमी रखेगा तो बीज ज्यादा समय तक सुरक्षित रह सकते हैं। बिल्कुल, और इसके अलावा हर क्रॉप का एक मिनिमम सीड सर्टिफिकेशन लिमिट होता है, जिसके आधार पे सीड सेल होता है मार्केट में। ओके, तो उसमें क्या होता है, जैसे कि फॉर एग्जांपल सोयाबीन का 70 है, वैसे कपास कपास कॉटन ग्रोअर्स पूरे ये खंडवा बेल्ट में है और काफी पैसे वाले किसान होते हैं। तो कपास का बहुत कम था, 65% था। जी, तो जनरली क्या करते थे, या तो मिडिल मैन या कुछ, जब 65% में ही बीज बिक जाएगा तो उन लोग अपना ज्यादा अच्छा बीज भी हो तो कुछ पुराने बीज मिला करके बेच अच्छा, दे। हाँ, जी, तो जी, उसमें हम लोगों ने काफी रिसर्च किया, टेस्ट किया, फिर उसका जो है मिनिमम सीड सर्टिफिकेशन स्टैंडर्ड्स जो है वो 70 तक उसको बढ़ा दिया गया। ओके, ओके, ठीक है, ताकि और उसके अलावा भी सीड प्राइमिंग, बीज जो है अगर इंसान मतलब किसान जो है वो काफी खर्चा करता है कि हमारी उपज अच्छी आई है वो। अब सीड प्राइमिंग में कई तकनीकें हमने स्टडी की, फिर हमने पाया कि एक सबसे आसान तकनीक है जिसमें कि हम पानी से प्राइमिंग करते हैं सीड को। तो वो हम पहले अपने यहाँ पे किए, फिर उसके बाद आईसीआर के करने पे हम किसान के खेत में जाके उनको ड्रम के अंदर कर करके बीजों को बताए ओके, कि सीड प्राइमिंग करके। फिर उन्होंने खुद ने जब देखा कि उनकी उसमें कुछ भी ज्यादा लागत नहीं आई सिवाय मिट्टी के और पानी के। पानी के, जी, तो जब उन्होंने लगाया खासतौर पे पल्सेस में, ये ओके, दलहनी फसलों में, जी, उनको कम से कम 15 से 20% अधिक उपज मिली। ओके। तो ये तो जिन बैग्स की आपने बात की जी, कि इसमें नमी और उससे हाँ प्रोटेक्शन हाँ, जी होता है, जी। तो ये आप उन्हें प्रोवाइड करते हैं या मार्केट में इज़िली अवेलेबल नहीं, है? शुरू में तो हम प्रोवाइड करते थे, अब तो अच्छा, मार्केट में इजिली अवेलेबल है। ओके, अब अवेलेबल है, जी, शुरू में तो हमने प्रोवाइड किया हुँ, था। हुँ, अब जैसे सोयाबीन का बीज है वो बहुत जल्दी खराब हो जाता जी, है, बहुत जी, जल्दी उसकी लॉन्जेविटी बहुत कम रहती, बहुत फ्रेजाइल होता है, नाजुक बोल सकते हैं आप। तो फिर उसमें क्या किया हमने, हैलोजिनेशन एक मिक्सचर तैयार किया और उसमें हैलोजिनेशन करके रख दिए। तो हमने देखा कि वो साल भर तक वो बीज खराब नहीं हुआ, जी, जबकि 6 से 8 महीने बाद सोयाबीन का बीज क्षय होना शुरू हो जाता ओके, है। ओके, तो ऐसे कुछ शुरुआत में वहीं से आया था, हुँ, पर फिर बाद में जब वो सही पाया गया तो फिर वो फिर गवर्नमेंट ही अपनी तरफ से अच्छा, रिलीज कर देती है। ओके। तो जिन बीजों में आप शोध करते हैं, जी, तो क्या कृषक भी मतलब किसान भी बीजों की क्वालिटी भी जाँचती हैं आप किसानों की? यानी किसान के बीजों के लिए खास तौर पे सरकार ने हर डिस्ट्रिक्ट में सीड टेस्टिंग लैब्स बनाए हैं। अच्छा, तो अभी तक अपने भारत में लगभग 161 स्टेट सीड टेस्टिंग लैब्स हैं और सेंट्रल 6 सीड टेस्टिंग लैब्स हैं। ठीक है, तो जी, किसानों को पता भी है, क्योंकि उनको जो फील्ड लेवल एक्सटेंशन वर्कर्स है उनके द्वारा सूचित किया जाता है और लोग भेजते भी हैं अच्छा, कि जैसे ही उनका फसल कटता है तो वो अपने बीज टेस्ट करने भेज देते हैं, लेबल करते हैं, उसमें जो जो चीजें चाहिए होती हैं वो लिखी रहती हैं। हुँ, हुँ, फिर जो सीड टेस्टिंग लैब वाले हैं उन लोग उसका रिजल्ट उनको भेज देते हैं। जी, हाँ, हमारे यहाँ पे भी करते हैं, पर हम जो हमारे यूनिवर्सिटी और या दूसरी यूनिवर्सिटी द्वारा जो भेजे जाते हैं या कुछ विवादित सैंपल कभी आते हैं जी, तो उनको टेस्ट करके उनके रिपोर्ट हम भेजते हैं। अच्छा। तो आप इस बीज प्रौद्योगिकी क्षेत्र को आगे राष्ट्रीय, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर कहाँ देखती हैं? फिलहाल तो देखिए हमारे भारत में डोमेस्टिक मार्केट की जो सेल है जी, वो $150 मिलियन का है, जी, और अंतरराष्ट्रीय मार्केट का 111 करोड़। जी, ठीक है, और हमें लगभग 280 मिलियन टन फूड ग्रेन की आवश्यकता सॉरी, है जी, अपने पूरी जनता को भारत में फीड करने के लिए। जी, जी, ठीक है, जो कि हर साल जनसंख्या बढ़ने के साथ 4% बढ़ता चला जा रहा है। बिल्कुल,
ठीक है। तो उस हिसाब से देखा जाए तो 1960 में जरूर ग्रीन रेवोल्यूशन आया था, पर अब हमें लगता है कि हमें एवरग्रीन रेवोल्यूशन की तरफ जाना बिल्कुल, होगा बिल्कुल सही ताकि कहा ये आपने। हो सके कुछ। जी। ये बताइए कि बीज के भंडारण में क्या सावधानियाँ रखनी चाहिए? सबसे पहला है मॉइस्चर, हुँ, बीज की नमी। हुँ, बीज की नमी अगर ज्यादा होगी तो बीज क्षय होना शुरू हो जाता है, जी, और बहुत कम भी अगर हो जाए जैसे मई जून की गर्मी में, जी, तो फिर उसमें क्या डेसिकेशन होने लगता है। जैसे इंसान में जब गर्मी ज्यादा हो जाती है, हुँ, लू लगती है, तो क्या होता है हमारे शरीर को, जी, जब हम बोलते हैं लू लग गई मतलब वो डेसिकेशन शुरू होता है बिल्कुल, वाटर का। बिल्कुल। वही सेम चीज बीज भी लिविंग बीजों में भी। मटेरियल है, तो जी, उसमें भी वही चीज जी, होता है। तो पल्सेस में 8 से 10% जी, स्टोरेज में, और जो ग्रेन्स हैं उसमें आप 10 to 13% तक रख सकते हैं, क्योंकि वो प्रोटेक्टिव कवरिंग द्वारा रहते हैं। जी, एंड देन टेम्परेचर, जितना टेम्परेचर कम होगा आपका बीज उतने समय तक सुरक्षित होगा। पर अब कोल्ड टेम्परेचर अपने स्टोर में बनाना बहुत ही महंगा पड़ता है, इसीलिए जनरली क्या करते हैं कि नमी कम करने के लिए हम कैल्शियम कार्बोनेट के क्रिस्टल्स लटका सकते हैं। आप जब दवाइयाँ वगैरह या कुछ अभी खाने के लिए पैक्ड फूड लाते जी, होंगे, जी, जी। तो उसमें आप देखते होंगे एक छोटा सा पैकेट बिल्कुल, डला रहता बिल्कुल है, पाउच। पाउच रहता जी, है ना, वो जी, जो नमी को सोख ले। जी, तो जी, ये चीज आप कोशिश कर सकते हैं। और दूसरा ये है कि आपको अपना स्टोरेज स्ट्रक्चर को इस ढंग से बनाना होगा कि वो नमी और टेम्परेचर ये दोनों से बचाव कर सके। जी। जैसे कि अगर आप बाहर पेंट कर देंगे सफेद रंग से, हुँ, हुँ। तो ये है कि वो रिफ्लेक्ट करेगा हीट को, तो टेम्परेचर थोड़ा सा कम रहेगा। कम रहेगा। देन एरेशन होना चाहिए। फिर उसके बाद आप कितने बीज रख रहे हैं। अब जैसे मैंने आपको बोला सोयाबीन बहुत जल्दी खराब हो जाता है, तो अगर आपने सोयाबीन के 5 से अधिक बोरियां एक के ऊपर एक रखी, तो नीचे की बोरी के बीज खराब होना तय अच्छा, है। ओके। पर जबकि आप अगर गेहूं का ले रहे हैं, आप 8, 10, 12 बोरी तक रख सकते हैं, जी, और रखते ही हैं। पर उन लोग ना सोयाबीन के भी कई स्टोर में रख देते हैं, तो वो नीचे के बीज खराब हो जाते हैं। हुँ, ऐसे ये चीजें कुछ चीजें हैं। फिर जब कीट ना घुस सके, तो जो आप पैकेजिंग मटेरियल ले रहे हैं, या तो नए लें, या तो फिर उसको 4 लीटर मेलाथियन को 100 लीटर पानी में घोल तैयार करके उससे पूरा छिड़काव करके, और उनको भी थोड़ा धो के सुखा के, हुँ, ताकि उसमें जो लार्वे वगैरह बचे हैं वो सब मर जाए। फिर उसके बाद आप स्टोर करें। और फिर बीज जो है एरेशन रहना चाहिए, वो जमीन को ना छुए, लकड़ी के प्लेट्स रखे, क्योंकि जो जमीन को छुएगा तो जमीन में ठंडा है, तो वो वहां से नमी वहाँ से ले खींचेगा। लेगा, बिल्कुल। आप फॉरेस्ट्री में भी काम कर चुकी हैं, तो इसके बारे में कुछ बताइए? जी, वानिकी जो है अ, उसमें AICRP वानिकी का ये इंडिया में 1983 में शुरू हुआ, और इसका भी ग्लोबली देखा जाए तो ये केनिया में है, नैरोबी ओके, में इसका ओके। हेड ऑफिस। जी, और इंडिया में ये 1983 में सबसे पहले ICR ने शुरुआत की थी। फिर 1914 में 2014 में ये इनका हेड ऑफिस को झांसी में ट्रांसफर कर दिए। फिर वहां से ये पूरा कंट्रोल होता है। जी, ओके। फॉरेस्ट के एरिया में पूरे भारत में जितना भी है जी एरिया, जी। तो उसके परसेंटेज के हिसाब से एमपी में कितना है? पूरे भारत में देखा जाए तो लगभग 80 मिलियन हेक्टेयर एरिया है, ओके, और एमपी में सबसे ज्यादा फॉरेस्ट एरिया है भारत में, अच्छा, जो कि लगभग 95,000 स्क्वायर किलोमीटर अच्छा, है। यानी सबसे ज़्यादा एमपी में है। जी, और ओके, एग्रो फॉरेस्ट्री जो है जी, पूरे इंडिया में 28 मिलियन हेक्टेयर एरिया में जी, किया जाता है। जी। एग्रो फॉरेस्ट्री में आप क्या रिसर्च करती हैं? एग्रो फॉरेस्ट्री मतलब कि क्रॉप्स जी, और वृक्ष दोनों ओके, का समावेश, जी, तो दोनों को साथ में लेकर के। तो ये जो है ये AICRP का जो एग्रो फॉरेस्ट्री है, जी, ये असली में किसी कारणवश ही लिया गया है। सबसे पहले एक तो ये है कि डबल इनकम हो सके हुँ, हुँ, किसान को, हुँ, क्रॉप के साथ साथ उसको अपने डेली नीड्स के लिए, जी, जो लकड़ी जलाऊ लकड़ी चाहिए होती है, थैचिंग के लिए चाहिए होती है, गाय के लिए चारा चाहिए होता है, बिल्कुल, फिर तो मतलब अलग अलग काम के लिए, जी, टिम्बर के लिए चाहिए होता है, तो ये सारी चीजें नीड्स मीट कर सके। तो ये एक जो है इन दोनों को, जैसे कि कृषि उद्यानिकी, जी, कृषि उद्यानिकी में हम क्या करते हैं, फ्रूट ट्रीज के साथ हम फसल लेते हैं, ओके। या तो फिर कृषि चारा उद्योग, हुँ, 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 तो उसमें पेड़ों के साथ हम जो चारा वाली फसलें हैं,
जैसे अच्छा। नेपियर ग्रास, गिनी ग्रास, हम्म, इनको लेते हैं, ओके, ठीक है, या वन पद्धति जो है कृषि, तो जी, वो पेड़ और फसल दोनों का चयन हम उस हिसाब उस से हिसाब करते हैं से। ताकि किसान को ज्यादा बेनिफिट हो जी, सके। मैं वहीं आ रही थी कि एग्रो फॉरेस्ट्री में आप प्लांट एंड ट्री को कैसे कंबाइन करते हैं कि वो एक दूसरे को सपोर्ट करें? जी, ये सबसे मेन तो मुख्यतः हमें यही देखना पड़ता है जी, कि ये एक दूसरे को सपोर्ट करने चाहिए। जैसे कि कुछ नाइट्रोजन फिक्सिंग ट्रीज होते जी, हैं, जैसे कि अकेशिया हो गया और बबूल हो गया, तो इनको अगर हम लगाते हैं तो इनके जो जड़ें नाइट्रोजन के नॉड्यूल्स बनेंगे, वो नीचे लगे क्रॉप के लिए फायदेमंद होते हैं। जी, फिर इसमें हमको एक और चीज का ध्यान रखना पड़ता है कि इनकी जड़ें ऐसी होनी चाहिए, जो भी ट्रीज हम ले, कि वो नीचे तक जाए, नीचे की सतह तक जाकर के पानी खींचे, क्योंकि ऊपर वाले सतह में जो क्रॉप लगा ताकि वो डिस्टर्ब ना हो। हाँ, हम फिर इसके जो पत्ते भी हैं, कोशिश ये करें कि छोटे पत्ते हो ताकि वो नीचे छांव बहुत ज्यादा ना करे। हाँ, और जो फसल भी हम लेते हैं जी, वो ऐसे फसल लें जो कि शेड में भी आ, इनके साथ कंपेटेबिलिटी बैठ सके, मतलब कि पेड़ों के साथ। बिल्कुल, वैसे तो रिसर्च तो हमने गेहूं पे भी किया, धान पे भी किया, उपज तो होती है पर इतनी नहीं होती है। पर अगर हम शेड लविंग कुछ प्लांट्स लेते हैं तो उससे ज्यादा फायदा होता है। बिल्कुल। ये बताइए कि ग्लोबल वार्मिंग को कम करने के लिए आजकल प्लांटेशन के लिए सरकार भी काफ़ी प्रोत्साहित कर रही है लोगों जी को। जी। तो आप इस दिशा में क्या काम कर रहे अब ग्लोबल वार्मिंग एक बहुत ही महत्वपूर्ण मुद्दा है, और इसके लिए सरकार बोल तो रही है, प्लांटेशन भी हो रहे हैं, और ये एग्रो फॉरेस्ट्री के जरिए असली में जनरली 1 एकड़ में हम 20 से 25 पौधे ही लगाते हैं ताकि बीच में जगह मिल सके। हैं? तो वो ट्रैक्टर, क्योंकि फसल लगाने के लिए उसको ट्रैक्टर से खेत जोतना पड़ेगा, तो जी, इतनी दूरी होनी चाहिए कि वो ट्रैक्टर चला सके। फिर हुँ, ऐसे शेड लविंग क्रॉप्स ले, जैसे कि हल्दी हो गई, ओके, देन ये जिंजर हो गया, ओके। अदरक, हुँ। फिर एलोवेरा हो गया, पालक हो गया, अच्छा, मतलब कुछ सब्जियों की फसलें, जी। और घास, तुलसी, हुँ। फिर कुछ मेडिसिनल प्लांट्स जैसे अश्वगंधा वगैरह, ये शेड में भी अच्छी हो जाती हैं। तो जो अच्छी होती है वो वाली फसलों का चयन करने से इनको फायदा ज्यादा होगा। और ग्लोबल वार्मिंग से ये तात्पर्य है कि टेम्परेचर बढ़ता जा रहा है, हुँ, तो वृक्ष जो क्या करते हैं कि ये अपने अंदर ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड को स्टोर कर लेते हैं हुँ। और ऑक्सीजन ऑक्सीजन रिलीज रिलीज़ करते करते हैं। हैं। और ग्लोबल वार्मिंग का मुख्य कारण जो है जी, ये है ग्रीन हाउस गैसेस। और बिल्कुल, ग्रीन हाउस गैस जो है वो कार्बन डाइऑक्साइड है, जी, सबसे ज्यादा। जी, 50% से ज्यादा तो कार्बन कार्बन डाइऑक्साइड ही होता है, डाइऑक्साइड ग्रीन है। हाउस। जी, जी, तो जब इसको कार्बन को अपने अंदर स्टोर कर लेगी, तो ये किसी ना किसी भोजन पदार्थ के रूप में ही हमको मिलता है पेड़ों से, जी, और ये वातावरण को शुद्ध भी करता है। बिल्कुल, तो ये एक डबल फायदा हमको होता है। तो बिल्कुल, इस कारण वो सरकार जो है पेड़ लगाओ पेड़ बचाओ जी, ये अभियान चला रही है। ओके। ऑक्सीजन तो सारे पेड़ रिलीज़ करते हैं, लेकिन वो कौन-से पेड़ हैं जो सबसे ज़्यादा मात्रा में ऑक्सीजन रिलीज़ करते हैं? हाँ, वैसे सारे पेड़ ऑक्सीजन रिलीज करते हैं, बल्कि सारे पौधे ही करते हैं कहना बिल्कुल, चाहिए। पर कुछ पेड़, जैसे कि अभी कुछ वर्ष पहले जो हमारी गवर्नर साहिबा थी, तो उन्होंने पीपल का पेड़ सब जगह लगाने जी, के लिए इंस्ट्रक्शंस दिए थे, क्योंकि पीपल का पेड़ माना जाता है कि सबसे ज्यादा ऑक्सीजन रिलीज करता है एनवायरनमेंट को। हुँ। उसके अलावा सीता, अशोक, अर्जुन, नीम, बेल, ये सारे पौधे हैं जो ज्यादा ऑक्सीजन रिलीज करते हैं। तो इस कारण इनको ज़्यादा लगाना महत्व चाहिए। क्या है, मुझे लगता है कि बहुत पुराने बिल्कुल, जमाने में ऋषि मुनियों को भी ये पता था, जो कि वास्तु शास्त्र में इन पेड़ों को डाल दिए हैं। बिल्कुल पूजा जाता है हमारे यहाँ इनको इनको। हमारे यहाँ इन सारे पेड़ों को देखिए किसी ना किसी रूप में पूजा पूजा जाता जाता है। है, अब बिल्कुल। सीता अशोक देखिए आप, जब सीता जी का हरण करके ले गए थे तो उनको अशोक वाटिका में सीता अशोक के पेड़ के नीचे ही रखा गया था, ओके, क्योंकि एनवायरमेंट अच्छा रहता अच्छा है। है। जी, तो बिल्कुल, हम घर में भी अशोक के पेड़ लगाते हैं, नीम के पेड़ लगाते हैं, उनको देवी मानते हैं, जैसे किसी को मीजल्स हो ये हो, बिल्कुल, तो किसी ना किसी रूप में हमारे ऋषि मुनियों को उस जमाने में इन पेड़ों का, इन वृक्षों का महत्व पता था। बिल्कुल। तो
ये इस ढंग से भगवान जी के साथ जोड़ दिए गए ताकि कोई इसको काटे ना, जी बचाए और लगाए भी। बिल्कुल। अब हर व्यक्ति को हर चीज की नॉलेज नहीं दी जा सकती ना, जी तो जी जी उन्होंने बस भगवान बना दिया ताकि लोग अपने आप उनकी सुरक्षा भी करेंगे और उनको लगाएंगे भी। जी आपकी 2 बुक भी आपने एडिट की हुई हैं, तो जी वो जी किस विषय पर हैं और उसके बारे जी। में कुछ एक तो बताइए? पहली पुस्तक जो थी ये सी टेक्नोलॉजी में ही थी अच्छा। कि हम लैब में और फील्ड में किस ढंग से हम डीओएस टेस्टिंग करते हैं, किस तरह से सी टेस्टिंग करते हैं। और ये सब चीज़ों के लिए हम ट्राइबल सब प्रोजेक्ट में, मतलब सरकार भी प्रमोट करती है, तो हम जाके वहाँ पे किसानों को भी ट्रेनिंग देते थे कि किस ढंग से वो अपने मतलब जो उनके पास जो सामान है उसी में वो किस ढंग से अपने बीज की क्वालिटी टेस्ट कर सकते हैं बोने के पहले। जी। और जो दूसरी किताब है प्रैक्टिकल मैनुअल ऑन फंडामेंटल्स ऑफ प्लांट फिजियोलॉजी, ओके। ये प्रैक्टिकल है और ये जो अपने स्टूडेंट्स हैं उनके कोर्स करिकुलम को ध्यान में रख करके बनाया गया है, ताकि क्योंकि ये कोर्स करिकुलम है हर कुछ साल में बदल जाते जी हैं, जी तो बच्चे वो ढूंढते रहते कि कहीं मैं यहाँ से कुछ पोर्शन लिए, वहां से कुछ पोर्शन लिए, तो उनकी कोशिश रहती है कि अगर एक जगह कहीं मिल जाए तो उनके लिए लाभदायी होता है। बिल्कुल। तो इसमें हमने उनके कोर्स करिकुलम के हिसाब से ही पूरा समावेश करने की कोशिश की है। जी। ये बताइए कि अगर किसानों को कोई समस्या आती है तो क्या वो आपसे डायरेक्ट इंटरेक्ट कर सकते हैं? जी हाँ, अगर उनको कोई समस्या हो, वो हमसे भी डायरेक्ट इंटरेक्ट कर सकते हैं और हमारे यहाँ पे किसान कॉल सेंटर भी है, ओके। जो खास तौर पे उनके लिए बनाया गया है और उनको इसकी नॉलेज भी है, जो हमारे फील्ड एक्सटेंशन वर्कर्स हैं, उनके द्वारा उनको नंबर वगैरह सब दिया जाता है। जी। तो या तो वो उनसे पूछते हैं, वो हमसे वो क्वेरी क्लियर करके फिर उनको जानकारी देते हैं, या तो वो डायरेक्ट भी हमसे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। अच्छा, तो क्या किसानों को आप किसी तरह की ट्रेनिंग वगैरह भी देते हैं? जी हाँ, ये ट्रेनिंग उनको यहाँ पे भी लाके दिखाया जाते हैं कि किस ढंग से काम कर रहे हैं जी। और उनके यहाँ भी सरकार पैसे देती है, खास तौर पे यहाँ पे जो है ट्राइबल एरिया बहुत ज़्यादा है जी। अपने एमपी में, जी। तो ट्राइबल सब प्रोजेक्ट के अंतर्गत सरकार अलग से फंडिंग देती है कि उनके यहाँ भी जाकर के उनको ट्रेन करे और उनको किस ढंग से काम करना वो सिखाए, तो वहाँ भी जाकर के हम उनको बताते हैं और उनको भी यहाँ ला करके हम ट्रेनिंग देते हैं, ताकि वो अपना पुराना वो छोड़ करके नई कुछ नई टेक्नोलॉजी अडॉप्ट टेक्नोलॉजी करें। को अडॉप्ट कर जी, सकें। बिल्कुल। बहुत-बहुत शुक्रिया आपका हमारे क्वेश्चन के जवाब देने के लिए और स्टूडियो में आने के लिए। बहुत-बहुत धन्यवाद। तो हम बात कर रहे थे डॉक्टर सुब्रता शर्मा जी से, जिन्होंने सीड टेक्नोलॉजी और एग्रो फॉरेस्ट्री के बारे में काफ़ी डिटेल में हमें जानकारियाँ दी हैं। इसी तरह की और भी जानकारियाँ लेकर हम आते रहेंगे। देखते रहिए सी टाइम्स। नमस्कार। नमस्कार।